filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. दामाद आज़म पाकिस्तान के उन्होंने एक बयान दागा है, हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा अगर हम जिहाद न लड़ें। फिर उन्होंने ये बोला है कि इजराइल के खिलाफ और भारत के खिलाफ हमें जिहाद लड़ना चाहिए। मैं तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दिल में इतना जिहाद है और आपके लिए आलम इस्लाम का इतना दर्द है आपके दिल में, तो आप करीब 4-5 लाख आप फिलिस्तीनी ले लें। जैसे आपने अफगानों को जगह दी थी, आप फिलिस्तीनियों को जगह दीजिए पाकिस्तान के अंदर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा, 2-3 खबरें हैं, ये सारी की सारी इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है, बाजार बिल्कुल गर्म हो रखा है और इसमें क्या क्या किसने बोला ये बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं दोस्तों वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग बातें होती जा रही हैं। पाकिस्तान के दामाद, और जाहिर सी बात है नवाज शरीफ का दामाद है तो पूरे पाकिस्तान का दामाद है, कैप्टन मोहम्मद सफदर पाकिस्तान के दामाद आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने एक बयान दागा है। आम लोग बयान देते हैं, सफदर साहब बयान दागते हैं। उन्होंने ये बयान दागा है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है वो आलम इस्लाम के न्यूक्लियर वेपन है, पहली चीज़। और उन्होंने फिर ये बोला है कि हमारे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा अगर हम जिहाद न लड़ें। फिर उन्होंने ये बोला है कि इजराइल के खिलाफ और भारत के खिलाफ हमें जिहाद लड़ना चाहिए। बहुत अच्छी बातें करी इन्होंने और मैं पूरा समर्थन करता हूं कैप्टन सफदर का, क्योंकि कैप्टन सफदर एक टिपिकल पाकिस्तानी है, एक टिपिकल जिसको कहते हैं पाकिस्तानी पंजाबी यानी कि पीपी, अब शॉर्ट फॉर्म में पीपी बोलें। ये टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी हैं जिनकी ज़बान इतनी लंबी है लेकिन औकात बहुत छोटी है। पहली चीज़ ये कह रहे हैं जिहाद लड़ना चाहिए, तो कैप्टन सफदर को मना किसने करा है जिहाद लड़ने के लिए? ये किसकी परमिशन चाह रहे हैं? मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं आवाम को कि तुम किसी तरीके से पहुंच जाओ, लेकिन जो इसके ससुर का डाके का पैसा है, चोरी का पैसा है, फ्रॉड का पैसा है, 420 का पैसा है, 2 नंबरी का पैसा है नवाज शरीफ का, इसका ससुर है ना नवाज शरीफ, तो साहब ये जो 2 नंबरी का पैसा है ये मेरे पास रहने दो। यानी जो जिहाद है वो गरीब का लड़का लड़ेगा, जो अमीर का दामाद है वो लंदन में ऐश करेगा। मैं तो कैप्टन सफदर से कहता हूं, देखो कैप्टन भी हो तुम, ठीक है, हथियार तुम्हें चलाने आते होंगे, तुम क्यों नहीं जाते जिहाद के लिए? मैं चाहता हूं कैप्टन सफदर जिहाद के लिए जाएं और जिहाद लड़ें। ये पाकिस्तानियों का बहुत बढ़िया मामला है बॉस, सबको भेजते हैं, तुम भी जिहाद के लिए जाओ। अच्छा सुनो, तुम गरीब हो? हाँ जनाब मैं गरीब हूं। अच्छा तुम जिहाद के लिए जाओगे। तुम अमीर हो? अच्छा तुम लंदन चले जाओ, तुम लंदन में ऐश करो, ये गरीब मरता रहे। ये पूरा पाकिस्तान ऐसे बन रखा है। तो ये तो थी कैप्टन सफदर की कहानी दोस्तों। उसके अलावा 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं यहां पे। ईरान ने बोला है इस्लामिक कंट्रीज को कि सैंक्शन कर दो यार इजराइल को। तो 3 लेवल के सैंक्शंस उन्होंने बोले, या 3 लेवल की, जिसको घेराबंदी समझिए, सैंक्शंस नहीं घेराबंदी। एक तो बोला है कि साहब इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का ये अर्थ है कि वहां पे जहाज चले जाएं, फिजिकल बैरियर बना दें कि जिससे लोग इजराइल के अंदर या बाहर ना आ पाएं। एक ईरान ने ये बोला है। दूसरा डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, यानी कि ईरान ने ये बोला है कि जितने भी मुसलमान कंट्रीज हैं जहां पे इजराइल के एम्बेसी हैं, एम्बेसडर है, एम्बेसी को बंद करो, एम्बेसडर्स को फेंको और अपने बंदे वापस बुला लो। तीसरी चीज उन्होंने बोला है कि हिजबुल्लाह और मुस्लिम कंट्रीज मिलके अगर इजराइल ये गलती करता है गाजा में घुसने की, तो फिर सारे मिलके एक साथ इजराइल को मारेंगे। तो 3 लेवल हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री। अब दोस्तों इसमें 2-3 कमियां हैं। पहली चीज तो यह है कि फिर वही बात इन्होंने कर दी कि जबान बहुत लंबी है, औकात बहुत छोटी है। कौन रोक रहा है ईरान को? जाइए लड़िए, किसी ने आपको नहीं रोका है। वैसे भी आप दुनिया में किसी की बात नहीं मानते, तो इसमें आप किसकी परमिशन चाहते हैं कि ईरानी फौज को गाजा में उतारने के लिए आप किसकी परमिशन चाहते हैं? जाइए, आप जाइए। लेकिन ईरान के जो मौलाना मौलवी हैं जो रन करते हैं ईरान को, खुमैनी, वो बड़े स्मार्ट हैं। वो तेहरान में बैठे आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं और हिजबुल्लाह और हमास को पैसे दे रहे हैं कि बेटा तुम जाके लड़ो। सेम वे, बिल्कुल सेम वे जिस तरीके से पाकिस्तानी फौज
लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को पैसा देती है कि बेटा तुम जाके कश्मीर में लड़ो और पाकिस्तानी जर्नैल जो हैं वो देश को खोखला करें और अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को विदेश भेजें पढ़ने के लिए और सेटल डाउन होने के लिए। तो दोस्तों ये स्टोरी दोनों जगह एक जैसी चल रही है। लेकिन इसके बाद एक बयान बहुत तगड़ा आया है जॉर्डन से और दूसरा बयान बहुत तगड़ा आया है इजिप्ट से। मैं वो बयान आपको पढ़वाता हूं। पहला देखिए, पहला बयान जो है ये आया है किंग अब्दुल्ला II। किंग अब्दुल्ला II हैं जॉर्डन के राजा, और जॉर्डन के राजा का ये कहना है कि दिस इज अ रेड लाइन, यानी कि ये एक लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा ये है कि एक भी फिलिस्तीनी जॉर्डन के अंदर नहीं घुसेगा। कहां ईरान बात कर रहा है मुस्लिम उम्मा के एक होने की, इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए, और कहां जॉर्डन का राजा यह बोल रहा है कि एक भी फिलिस्तीनी नहीं घुसेगा। और उन्होंने बयान सिर्फ जॉर्डन के लिए नहीं दिया, उन्होंने इजिप्ट के लिए भी बयान एक दाग दिया। दिस इज अ रेड लाइन, यह एक लक्ष्मण रेखा है। जॉर्डन के अंदर कोई रेफ्यूजी नहीं घुसेगा और इजिप्ट के अंदर भी, यानी कि मिस्र के अंदर भी कोई रेफ्यूजी नहीं घुसेगा। दिस इज अ सिचुएशन दैट हैज टू बी हैंडल्ड विद इन गाजा एंड वेस्ट बैंक। इनका यह कहना है राजा का कि भाई जॉर्डन और वेस्ट बैंक के अंदर ही सिचुएशन आपको मैनेज करनी पड़ेगी और आपको दूसरे के कंधे का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलिस्तीनियों को बोल रहे हैं, एंड यू डोंट हैव टू कैरी दिस आउट ऑन द शोल्डर ऑफ अदर्स। दोस्तों मैंने आपको ब्लैक सितंबर के बारे में कल बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से इन लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने, जब पिछली बार जॉर्डन के राजा ने 1970s में, जॉर्डन के राजा ने लेट 60s अर्ली 70s में जॉर्डन के राजा ने इनको ज़मीन दी, इनको बोला कि आओ हमारे मेहमान हो, तुम परेशान हो, इजराइल ने कोट अनकोट तुम्हारे ऊपर जुल्म करा है और तुम आ जाओ और भैया हमारे साथ रह लो, कोई बात नहीं। तो इन्होंने उसी राजा के खिलाफ अटैक करा, उसी के खिलाफ कार्रवाई करी, उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करी। फिर ये 10 से लेकर 25,000 मारे गए थे। ब्लैक सितंबर मैंने आपको बताया था ना, वही स्टोरी। तो यही राजा का बाद वाला जो राजा है, आई थिंक इसी के फादर होंगे उस वक्त, तो इस राजा ने साफ मना कर दिया जॉर्डन के कि एक भी बंदा नहीं आएगा फिलिस्तीन का। अच्छा जी, इजिप्ट का प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी ने जवाब दिया कि क्यों फिलिस्तीनी इजिप्ट के अंदर नहीं आ सकते। इजिप्ट बगल में है, पैदल चल के जा सकते हैं। मना कर दिया भाई ने, बोला नो, नॉट एट ऑल, भागो यहां से सबके सब, कोई नहीं आएगा। उन्होंने बोला यार देखो, दिल में पूरा दर्द है यार, दिल में पूरा दर्द है। ट्विटर पे भी दर्द है, इंस्टाग्राम पे भी दर्द है, हर जगह दर्द है, ठीक है, दर्द की कोई कमी नहीं है। अब देखिए बयान क्या है इनका। ये कहते हैं यार जो पैलेस्टीनियन स्टेट बनना है, आप कह रहे हैं कि लोगों को इजिप्ट के अंदर ले लो, यानी कि मिस्र के अंदर ले लो। जब वहां पे उस जमीन पे लोग ही नहीं रहेंगे तो स्टेट कैसे बनेगा? मैं इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका दर्द मेरे दिल में है। दोस्तों इसको कहते हैं राजनीतिक बयान। इतना बड़ा राजनीतिक बयान दिया है प्रेसिडेंट अल सीसी ने, साफ कह दिया कि यू आर नॉट वेलकम। और जब उन्होंने बोला कि भाईजान हम क्यों नहीं आ सकते, तो उन्होंने बोला आप ही के भले के लिए कह रहा हूं कि मत आओ अंदर, क्योंकि आप अगर अपना मुल्क छोड़ दोगे तो वो मुल्क क्या रहेगा, बिना लोगों के क्या मुल्क। तो वहीं पे लड़ो, वहीं पे मरो, वहीं पे खपो। अच्छा, सऊदी अरब ने कितने ले लिए फिलिस्तीनी? 0। यूएई ने कितने फिलिस्तीनी ले लिए? 0। 2, 4, 5 इनके जो सीनियर लीडर हैं, 10-15 होंगे मैक्सिमम। हमास का कोई भी सीनियर लीडर गाजा में नहीं रहता, पैलेस्टीन में नहीं रहता। सब अलग अलग, कोई कतर में बैठा है, कोई तुर्की में बैठा है, कोई ईरान में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, ये अलग अलग जगह बैठे हैं। लेकिन कोई भी उनका लीडर जहां पे लड़ाई हो रही है वहां पे नहीं बैठा। ये बात आपको इजराइल की अप्रिशिएट करनी पड़ेगी। इजराइल के सारे लीडर इजराइल में है, हमास के सारे लीडर बाहर हैं, रिमोट कंट्रोल से लड़ाई चल रही है, ठीक है। और इनके अलावा सब देशों ने मना कर दिया, कोई लेने को तैयार नहीं है। Nobody is willing to take Palestinians। मैं तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दिल में इतना जिहाद है और आपके लिए आलम इस्लाम का इतना दर्द है आपके दिल में, तो आप करीब 4-5 लाख आप फिलिस्तीनी ले लें, आपके यहाँ रह पाएंगे, आप उनके साथ, आपके भाई हैं, हम मज़हब हैं, आप जाइए और उनका भला करिए। जैसे आपने अफगानों को जगह दी थी, आप फिलिस्तीनियों को जगह दीजिए पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे अपना बेस बनाएंगे। और पाकिस्तान को बेस बना के, क्योंकि वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, तो वहाँ से बेस बना के फिर वापस इजराइल के ऊपर ही लोग हमला करेंगे। इस बात का आप सोचिए। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों जो खबर मेरे पास है वो ये है कि तुर्की के अंदर जितने भी यहूदी हैं, इजरायली हैं, उनको बोला गया कि अब तुर्की से फ़ौरन निकलें, क्योंकि लोग जो हैं वो
इजरायलियों के खिलाफ हो गए और आपकी जान को खतरा है, आप वहां से निकल लीजिए। छुट्टी वुट्टी मनाने गए होंगे, बोला निकलिए यहां से। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो खबर मेरे पास है, मोहम्मद सलेह बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल में। फुटबॉल की दुनिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें मोहम्मद सलेह का नाम है, और ये इजिप्शियन है, इजिप्ट ओरिजिन का है। तो ये अपना स्पोर्ट्स खेलता है, तो वहां से बहुत लोगों ने इसके ऊपर तनकीद करी, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करा कि आप इतने बड़े फुटबॉल के स्टार हैं, लेकिन आपके स्टार होने का क्या फायदा मिला हमें? क्या आपने अपनी आवाज उठाई? क्या आपने अपना सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रेजेंस से क्या आपने फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करा? फिर ये आदमी क्या करता है दोस्तों कि इजिप्शियन जैसे रेड क्रेसेंट है, जैसे रेड क्रॉस होता है ना, तो रेड क्रेसेंट बनाया। तो रेड क्रेसेंट में इसने बहुत, कहते हैं बड़े अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं करा, पर लेकिन बहुत बड़े अमाउंट का चेक इसने दिया है वहां पे, इसने दक्षिणा दी है, दान दिया है वहां पे, और ये कह रहा है कि इससे फिलिस्तीनियों की मदद करो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखो, छोटी सी बात देखो आप, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई मदद करने को राजी नहीं है। पैसा ले लो, दवाइयां ले लो, जहां इजरायली पीटे उधर पट्टी भी लगा लेना, बैंडेड भी लगा लेना, सब कुछ कर लेना, पर बॉस हमारे मुल्क के अंदर मत आना। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी स्टोरी चल रही है। आपको वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।